नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को देखने वाले हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। इसमें हम लोग देखने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के इतिहास को, इससे संबंधित एक समिति बनी है उसको देखेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस को देखेंगे और इससे संबंधित चुनौतियों को भी हम लोग देखने वाले हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए इस दिशा में। तो अगर हम लोग इस के बारे में जो एक समिति बनी है उसको जाने तो रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी को देखेगी, एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का पता लगाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ होता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक ही साथ कराया जाए 5 साल में एक बार। अब ऐसा नहीं है कि केवल यह भारत में ही करने की मांग उठ रही है, बल्कि इसके अलावा कई देशों में यह पहले से ही चल रहा है। जैसे दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन में एक ही साथ राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव कराए जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो पहले चुनाव जो थे भारत में 1952 में हुए, पहला आम चुनाव हुआ था और 1967 तक संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1968 और 69 में कुछ विधानसभाओं को समय से पहले ही जो है डिजोल्व कर दिया गया, उनका डिजोल्यूशन हो गया, उन्हें भंग कर दिया गया और फिर यह स्थिति आ गई कि राज्यों के चुनाव और लोकसभा के आम चुनाव जो है वो अलग अलग समय पर होने लगे। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि एक साथ चुनावों की मांग क्यों उठ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बार बार जो चुनाव होते हैं उससे एक तो बहुत अधिक खर्च होता है, दूसरा यह होता है कि सरकारी मशीनरी चुनाव कराने में ही लगी रह जाती है और उसका जो मुख्य कार्य है प्रशासन करना, विकास के कार्यों को चलाना, वह नहीं कर पाती है क्योंकि नीति निर्माता जो हैं और प्रशासक जो है वो चुनाव कार्यों में ही लगे रह जाते हैं। जो भी सांसद और विधायक होते हैं वो सभी चुनाव प्रचार में लगे रह जाते हैं। इससे विकास का कार्य रुक जाता है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है क्योंकि सारे लोग तो कल्याण को छोड़कर चुनाव जीतने हारने में लग जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ को, वन नेशन वन इलेक्शन के क्या लाभ है। तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इसमें कि चुनाव के खर्चे में कमी आएगी, क्योंकि चुनाव कराने में जो लॉजिस्टिक्स की समस्या होती है, आपूर्ति सुरक्षा की समस्या होती है, प्रचार से संबंधित समस्या होती है और मतदाता जागरूकता पर जो खर्च होते हैं वो सभी सीमित होंगे और इस तरह से चुनाव के कराने में जो खर्च होती है उसमें कमी आ जाएगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि गवर्नेंस पर जो है वह फोकस आ जाएगा, राजनीतिक मुद्दों के बजाय शासन पर ध्यान बढ़ेगा और इस तरह से चुनावों के माध्यम से सुशासन के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अब सरकारें जो है वह मतदाताओं को खुश करने के बजाय, जो उनका वोटर बेस है उसको खुश करने के बजाय क्या करेंगे, सोच समझ कर राजनीतिक निर्णय लेंगे और इससे क्या होगा कि शासन जो है वह बेहतर होगा, सुशासन होगा। साथ ही साथ सरकार को यह भी सुविधा होगी कि वो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लॉन्ग टर्म में सोचकर जो है वह निर्णय ले और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण निर्णय भी लेने में उन्हें आसानी होगी। जैसे कई सारे जो आर्थिक मामले होते हैं उनमें सरकारों को लंबी अवधि का निर्णय लेना जो है वह मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको राजनीतिक कॉस्ट होते हैं और बार बार चुनाव होने पर यह खतरा अधिक रहता है। तो लंबी अवधि के लाभकारी निर्णय लेने के लिए सरकारें जो है प्रोत्साहित होंगी। चुनावों के आने से क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वह लागू हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इससे एक तरह की पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत पंगुता की स्थिति आ जाती है और इससे सुशासन जो है वह चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह सुशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सरकारें निर्णय नहीं ले सकती हैं, कुछ निर्णय लेंगी तो जो विपक्षी हैं वो कोर्ट में चले जाएंगे कि इससे इन्हें चुनाव में लाभ लेना है इसलिए निर्णय ले रहे हैं। तो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है, यानी सरकारें कोई निर्णय नहीं ले पाती हैं और इससे होता यह है कि नीतिगत फैसले जो हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। अब एक साथ चुनाव कराने से यह होगा कि ऐसा व्यवधान जो है साल में एक बार ही आएगा, 5 साल में एक बार ही आएगा और फिर बाकी समय जो है सरकारें जो हैं वह
सुशासन पर पूरी तरह से ध्यान दे सकती हैं और किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय ले सकते हैं, और विपक्ष भी आरोप नहीं लगाएगा कि वह चुनावी फायदे के लिए कोई निर्णय ले रहा है। और प्रशासन पर जो है प्रशासनिक भार जो है वह क्या होगा, कम होगा। चुनाव कराने में जो परेशानी होती है वो कम हो जाएंगी और इससे शासन जो है बेहतर होगा। चुनाव में शिक्षक जो होते हैं उन्हें भी लगाया जाता है, शिक्षण कर्मचारियों को लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सीखने के अवसर जो है वो कम हो जाते हैं। जब एक ही साथ चुनाव कराए जाएंगे तो बच्चों के लिए सीखने के अधिक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि जो शिक्षक कर्मचारी हैं, शिक्षण कर्मचारी हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, वो कम ही अवधि के लिए चुनाव कार्यों में लगा हुआ रहेगा। मतदाताओं को भी सुविधा होगी, उनकी भागीदारी में वृद्धि होगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से लोगों को एक तरह की वितृष्णा हो जाती है कि रोज रोज चुनाव आ रहा है, मेरे कार्यों में व्यवधान हो रहा है। तो लोग जो है वह बहुत ही उत्साह के साथ वोट अपना दर्ज कराएंगे, क्योंकि चुनाव कराना जो एक बड़ी कवायद है और इसके कारण निश्चित रूप से हम माने या न माने सार्वजनिक जीवन जो है वह बहुत ही बाधित होता है। एक साथ चुनाव होने से मतदान के दिनों की संख्या में कमी हो जाएगी और फिर भारी मतदान जो सुनिश्चित हो पाएगा, क्योंकि लोग उत्साह के साथ वोट देंगे। राजनीतिक दलों को भी फायदा है, उनके उम्मीदवारों को भी फायदा है, क्योंकि एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, समान अवसर सुनिश्चित हो पाएगा। यह कैसे होगा, क्योंकि सभी दलों को यह पता रहेगा कि इस समय ही चुनाव होगा, तो वो पहले से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी योजनाएं बना सकते हैं, राजनीतिक योजनाएं, रणनीति बना सकते हैं चुनाव के लिए, और इससे चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अचानक से कोई पार्टी जो अपने फायदे के लिए तुरंत चुनाव नहीं ले सकती है, चुनाव कराने का निर्णय नहीं ले सकती है। अब हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के सामने जो चुनौतियां हैं या उनसे होने वाले जो नुकसान हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। सहकारी संघवाद के विचार के खिलाफ जो है इसे माना जा रहा है। सहकारी संघवाद के खिलाफ कैसे है, क्योंकि देखिए चुनाव जो है वह एक क्या है, इलेक्शन जो है एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, एक कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। और चुनाव में जो अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं वो अपनी मांगों को रख पाते हैं और एक तरह से चुनाव उनकी मांगों को आवाज देता है, एक वॉइस देता है पॉपुलर डिमांड्स को। और विधानसभा चुनाव के लिए एक विशेष रूप से यह बात सही, क्योंकि वहां पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो उठाए जाते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ही विधानसभा चुनाव लड़े जाते हैं, जबकि संसदीय चुनाव जो है, लोकसभा का जो चुनाव है वह राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। एक साथ चुनाव की स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे जो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का विचार है वो प्रभावित होगा, क्योंकि राज्यों के मुद्दे के जगह जो है वो पूरे देश का मुद्दा, केंद्र का मुद्दा जो है वह हावी हो रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव के सामने जो कई सबसे बड़ी चुनौती है एक और है, वह यह है कि संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के लिए हमारे संविधान में भी कोई भी प्रावधान नहीं है। सिंपल सा प्रावधान यह है, अनुच्छेद 83(2) यह कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वह 5 साल का होगा और विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 के अनुसार 5 साल का होगा। जब कोई सरकार जो है वह अपना विश्वास मत खो देती है तो फिर वहां पर चुनाव कराने की स्थिति आ जाती है, अगर कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव जैसा जो संवैधानिक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसके जगह हमें एक रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, यानी एक कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा, जिसमें कि संसद के समक्ष या राज्य की विधानसभा के समक्ष एक वैकल्पिक सरकार का विकल्प भी प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि जर्मनी में अभी है कि वहां पर अगर कोई विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो वह यह भी बताता है कि हम आगे सरकार बनाएंगे और यह इस तरह की सरकार होगी, एक वैकल्पिक सरकार का वह खाका भी प्रस्तुत करती है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच तो सहमति होनी ही चाहिए, साथ ही साथ राज्यों और केंद्रों के बीच भी राजनीतिक सहमति होनी चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो यह मांग करता है कि राज्यों और केंद्र के बीच क्या हो, कोऑपरेशन हो, सहकार हो, सहयोग हो। एक राष्ट्र एक चुनाव के सामने जो अगली चुनौती हम देख रहे हैं वह है लॉजिस्टिक चुनौतियां। एक साथ चुनाव कराने के लिए भारी मात्रा में सुरक्षा कर्मियों की जरूरत होगी, चुनाव अधिकारियों की जरूरत होगी, मतदान केंद्र के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियां हैं और
जो सामान है उनको लाना ले जाना, ये सब जो है वह एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती होगी। इसके अलावा जो एक राष्ट्र एक चुनाव के विरोध में जो तर्क दिया जाता है वह है कि इसमें राष्ट्रीय दलों के पक्ष में पूर्वाग्रह, यानी राष्ट्रीय दलों को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि उनके पास अधिक धनबल है और अधिक जनबल भी है, यानी उन्हें मनी और मैन पावर दोनों अधिक है। इससे वो संसाधनों को प्रभावी ढंग से डिप्लॉय कर पाएंगे, प्रभावी ढंग से उनको तैनात कर सकते हैं और कुशलता के साथ तैनात कर सकते हैं, और इससे जो छोटे दल हैं और जो राज्य आधारित दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव के सामने जो चुनौती है वह है लोकतांत्रिक चुनौती, लोकतंत्र के लिए चुनौती है एक राष्ट्र एक चुनाव, ऐसा भी बताया जा रहा है। क्योंकि चुनाव देखिए विभिन्न समूहों को आवाज देता है, अलग अलग ग्रुप्स को, डाइवर्सिटी को आवाज देता है। चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, चाहे वह किसी भी कास्ट का, क्रीड का, रिलीजन का हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उन सबको भागीदारी देने का प्रयास होता है चुनाव। एक साथ चुनाव कराने से क्या होगा कि लोगों के सामने इतने मुद्दे आ जाएंगे कि वो भ्रमित हो सकते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दा होगा, एक तरफ क्षेत्रीय मुद्दा होगा, तो कहीं ना कहीं यह उनके लिए कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है मतदाताओं के लिए। विभिन्न स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समूह दोनों पर जो है जनता का ध्यान जो है वह कम हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं, राष्ट्रीय दल जो है वो हावी हो सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो कमजोर हो सकती है, और जो छोटे समूह हैं, जो अल्पसंख्यक समूह हैं, जिनके पास कम ही ग्रुप में कम लोग हैं, माइनॉरिटी है, चाहे भाषाई दृष्टि से हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, या क्षेत्रीय दृष्टि से हो, या वैचारिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से जो अल्पसंख्यक समूह है वो अपनी बात को जनता के सामने अच्छे से नहीं रख पाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं जो है उनके मुद्दे सामने नहीं आ पाएंगे, और इससे लोकतंत्र जो है वह कमजोर हो सकता है, क्योंकि उनकी बातों को रखने का प्रचुर अवसर, प्रचुर मंच नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। तो इस रास्ते पर तो सबसे पहले सावधानी के साथ चलने की जरूरत है, और इसके लिए जरूरी है कि चुनाव कराने के लिए जो दक्षता और शासन की प्रभावशालिता बढ़ाने के लिए ही ये एक साथ चुनाव कराने की बात हो रही है। एक साथ चुनाव कराने की जो बात है उसका उद्देश्य यही है कि चुनाव कराने में क्या हो, एफिशिएंसी हो, यानी जो धन डिप्लॉय किया जाता है, जो संसाधन डिप्लॉय किया जाता है, लगाया जाता है, उसका बेहतर दक्षता के साथ प्रयोग हो, और शासन की जो गवर्नेंस है उसका वह भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, क्योंकि चुनाव के कारण हमने देखा कि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। इसलिए जरूरी है कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो भी प्रयास किए जाए वो उन प्रयासों में क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत कैसे, कौन कौन से, जैसे सबों की भागीदारी, जैसे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस, बेजुबानों को आवाज देना, एक जवाबदेह सरकार देना, जवाबदेहिता, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। तो इन सारे जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं उनसे समझौता नहीं करना चाहिए केवल एक साथ चुनाव कराने के मामले पर, कि एक साथ चुनाव करा लिए लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अगर बलि हो जाती है तो यह कहीं ना कहीं अन्याय होगा, गलत होगा। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जो निर्णय लिया जाना चाहिए उसमें सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के साथ पर्याप्त परामर्श किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही यह निर्णय लिया जाना चाहिए। यहाँ यह भी किया जा सकता है कि कुछ जो विधानसभा के चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाए, कुछ क्षेत्रों के चुनाव, और फिर एक बार देखा जाए, पायलट बेसिस पर देखा जाए कि इसका क्या परिणाम होता है, और फिर इसे नेशनल स्तर पर भी बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एक देश एक चुनाव का निर्णय है वह निर्णय आने से पहले उचित परामर्श होना चाहिए, और हमें चुनाव कराने, एक साथ चुनाव कराने की बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जो होते हैं वो सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जवाबदेह सरकार की जड़ों को मजबूत करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसलिए एक साथ चुनाव कराने का जो निर्णय होना चाहिए वह इन्हीं लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम होना चाहिए।
और ये लक्ष्य क्या है? वह है सहभागी लोकतंत्र और जवाबदेह सरकार। गुड गवर्नेंस की दृष्टि की दिशा में एक कदम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें। लाइक करने से ये वीडियो आगे बढ़ेगा, लोगों के पास जाएगा। इसे सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने प्रियजनों से शेयर करें और कमेंट करें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या इस तरह के और वीडियो में बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।